अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्पोरोफिटिक फेज ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, इसमें बहुत सी डेफिनेशंस बनती हैं। ठीक है, बाद में वो एग्जामिनर आपसे स्पोरोफिटिक फेज का जो स्ट्रक्चर पूछ लेता है और पूछ लेता है किस तरह इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, और इसमें से काफ़ी MCQs भी बनते हैं। ठीक है ना, तो आपने बड़े ही ध्यान से इसको नोट डाउन करना है, साथ साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाए, लेक्चर को सुने और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ इसको साथ साथ नोट डाउन कर लें। ठीक है, ताकि आप जब बुक से पढ़ो तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। ठीक है ना, तो स्पोरोफिटिक फेज और टेरिडोफाइट्स की और गमीटोफिटिक फेज, ये दोनों ही मैं पढ़ाऊँगी, लेकिन आज इस लेक्चर में हम स्पोरोफिटिक फेज की बात कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से ये एक पूरा लेक्चर जो होगा हम इसमें स्पोरोफिटिक फेज अकेले की बात करेंगे। ठीक है, तो जो स्पोरोफाइट की फेज होती है, स्पोरोफिटिक फेज होती है, ये टेरिडोफाइट्स के अंदर डोमिनेंट होती है। स्पोरोफिटिक फेज इज द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो ये जो है वो रिसेसिव किसके अंदर होती है? ब्रायोफाइट्स के अंदर। ब्रायोफाइट्स के अंदर क्योंकि डोमिनेंट कौन सी होती है? गमीटोफाइट। ब्रायोफाइट के अलावा टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन तीनों के अंदर जो है वो स्पोरोफिटिक फेज वो डोमिनेंट फेज होती है। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स द डोमिनेंट फेज प्लांट बॉडी, जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी जो होती है ना टेरिडोफाइट की, वो क्या होती है? स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी डोमिनेंट होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज द डोमिनेंट। ठीक है, ये डोमिनेंट होती है। ठीक है, तो ये डिप्लॉयड फेज है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो स्पोरोफाइट जो है बॉडी होती है ना, ये डिप्लॉयड होती है, मतलब कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं। ठीक है, ये डिप्लॉयड फेज है और ये प्रोड्यूस करती है स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। अब आपने एक बात याद रखनी है। ठीक है ना, स्पोर क्या होता है? हैप्लॉयड। बॉडी कौन सी थी? डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक बॉडी थी, उसने हैप्लॉयड स्पोर प्रोड्यूस किया। तो स्पोर किस प्रोसेस से प्रोड्यूस होंगे? फिर मियोसिस, रिडक्शन, डिवीजन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि जो स्पोर्स होते हैं स्पोरोफिटिक फेज के, वो किस प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं? माइटोसिस से या फिर मियोसिस से? तो आपने कहना है कि वो मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो स्पोर्स जो होते हैं ना एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोड्यूस होंगे जिसको हम कहेंगे, ये हमारे पास क्या है? स्पोरेंजिया। ठीक है, अगर प्लूरल लेंगे तो स्पोरेंजिया होगा, और अगर सिंगुलर लेंगे इसको सिंगुलर, फिर क्या होगा? स्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये स्पोरेंजियम होगा। तो स्पोर इन स्पोरेंजिया के अंदर या फिर स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये स्पोरेंजिया को हम थोड़ा डिटेल से यहाँ पे देखेंगे कि जिस तरह के एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा या एक ना इस तरह का एक थैली सी होगी छोटी सी, जिसके अंदर ये स्पोर्स बनेंगे। इस थैली को हम कहेंगे, ये हमारे पास क्या है? स्पोरेंजियम। ठीक है, तो स्पोरेंजिया को थोड़ा हम डिटेल से यहाँ पे स्टडी करते हैं। घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ठीक है, तो स्पोरेंजिया क्या है? ये स्पोरोफाइट का एक पार्ट है। ठीक है, और स्पोर्स ये बनाता है मियोसिस से। ठीक है, ये स्पोरेंजिया पार्ट है स्पोरोफाइट का, मतलब कि स्पोरेंजिया काफ़ी ज़्यादा मिलके क्या बनाते हैं? स्पोरोफाइट फेज बनाते हैं। ठीक है ना, तो स्पोरोफिटिक फेज का पार्ट है स्पोरेंजिया और ये प्रोड्यूस करता है स्पोर्स। किस तरह ये प्रोड्यूस करेगा? मियोसिस, रिडक्शन, डिवीजन से ये प्रोड्यूस करेगा। तो स्पोरेंजिया फिर क्या होगा? डिप्लॉयड, और प्रोड्यूस करेगा स्पोर्स जो कि हैप्लॉयड है। ठीक है, तो दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है होमोस्पोरस कंडीशन और एक होती है हेटेरोस्पोरस कंडीशन। ठीक है, होमोस्पोरस कंडीशन होगी, होमोस्पोरस जो होते हैं हमारे पास मेंबर। ठीक है ना, और हेटेरोस्पोरस कंडीशंस होगी हेटेरोस्पोरस मेंबर्स के अंदर। ठीक है, तो अगर हम बात करें होमोस्पोरस की, तो एक ही तरह का स्पोरेंजिया बनता है। ठीक है ना, जो कि प्रोड्यूस करता है एक ही तरह के स्पोर्स। ठीक है,
जो सेम, मतलब कि सारे स्पंजियाँ होंगे ना वो सेम होंगे, एक जैसे होंगे। और जब एक जैसे स्पंजी हैं तो स्पोर्स भी एक जैसे होंगे। होमोमीन होता है सेम, तो होमोस्पोर मतलब सेम काइंड्स के स्पोर बनेंगे, ठीक है ना। कि जिस तरह अब हमारे पास ये दो स्पोर बने हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये स्पोर्स जो है एक जैसे हैं, मतलब कि ये भी गमीटोफाइट बना सकता है, ये भी बना सकता है। और गमीटोफाइट आगे जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी मेल या फिर फीमेल गमीटोफाइट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, वो आगे एग और स्पर्म खुद ही बना देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोस्पोरस कंडीशन की। तो हेट्रोस्पोरस के अंदर क्या होते हैं, दो डिफरेंट काइंड के स्पंजिया पाए जाते हैं, ठीक है ना। दो डिफरेंट काइंड के स्पंजिया होंगे, एक होगा हमारे पास माइक्रोस्पंजिया, स्पोरेंजिया, ठीक है, और दूसरा होगा हमारे पास मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रो और मेगा स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करेगा मेल स्पोर्स, माइक्रो छोटे वाला। तो माइक्रो स्पोरेंजिया मेल स्पोर बनाएगा और मेगा स्पोरेंजिया क्या बनाएगा, फीमेल स्पोर, ठीक है। तो जो इनका साइज, स्ट्रक्चर, फॉर्म, शेप, जो भी चीज़ है इनकी मेल या फीमेल स्पोर की, वो डिफरेंट मेंबर्स के अंदर डिफरेंट होती है। इसके बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्पंजिया की जो इंट्रोडक्शन को दोबारा रिवाइज कर देती हूँ कि जो स्पंजिया होती है ना, ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं मियोसिस के प्रोसेस से। तो स्पंजिया के जो है वो मतलब कि इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, होमोस्पोरस मेंबर्स के अंदर कैटेगरीज होती हैं या फिर हेट्रोस्पोरस मेंबर के अंदर होती हैं। होमोस्पोरस मेंबर्स के अंदर होमो मीन सेम, मतलब कि सेम काइंड के स्पंजिया पाए जाते हैं। जब सेम काइंड के स्पंजिया होंगे तो सेम काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, होमोस्पोर्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और हेट्रोस्पोरस मेंबर्स के अंदर क्या होते हैं कि दो डिफरेंट काइंड के स्पंजिया होंगे, माइक्रोस्पंजिया और मेगास्पंजिया। माइक्रोस्पंजिया माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है ना, और मेगास्पंजिया जो है वो मेगास्पोर्स बनाएंगे। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं इसको हम मेल स्पोर्स कहते हैं, ठीक है, और जो मेगास्पोर्स होते हैं इसको हम फीमेल स्पोर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो माइक्रो मेल, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। और मेगा फीमेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है ना, आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ना ये थोड़ी सी टाइप्स देखते हैं कि ये किस तरह जो है वो स्पंजिया जो है ये पाए जाते हैं, ये किस तरह इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आप ये लिखो तो बहुत अच्छा जो है वो आपका इम्प्रेशन पड़ेगा। पहले यहाँ तक जो समझाया है यहाँ तक करना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि थोड़ा सा कि किस तरह के जो है वो स्पंजिया पाए जाते हैं, ठीक है ना, इनकी कंडीशंस थोड़ी सी देखते हैं। तो इसी कंडीशन के अंदर क्या देखते हैं कि हम टेरिडोफाइट्स, जिसके अंदर हमारे पास है साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा एक टेरिडोफाइट है, साइलोप्सिडा, ठीक है ना। इसके अंदर स्पंजिया जो होते हैं ना, ये या तो एक होगा स्पंजिया या फिर ये क्या होगा सबसे अपर पोजीशन पे, मतलब कि ये एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है। साइलोप्सिडा के केस में एक स्पंजिया पाया जाएगा, ठीक है ना, मोस्टली एक स्पंजिया होगा, या तो फिर ये सबसे ऊपर वाले पोर्शन में इस तरह होगा ये स्पंजिया, या फिर थोड़ा सा लेटरल पोर्शन में, लेटरल पोर्शन हम कहते हैं साइड्स को, ठीक है ना, या लेटरली स्पंजिया पाया जाएगा साइलोप्सिडा में, या फिर टर्मिनल अपर पोर्शन के ऊपर जो है वो स्पंजिया पाया जाएगा, ठीक है, साइलोप्सिडा के केस में। ये और प्रोड्यूस्ड होगा किसके ऊपर, एक नेक्ड स्टेम के ऊपर ये प्रोड्यूस होता है। तो इन साइलोप्सिडा स्पंजिया प्रेजेंट ऑन टर्मिनल, मैं लाइन इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप भी साथ साथ लिख लो। एक आसान सा मैंने पैराग्राफ बना के यहाँ पर लिख लेना है एक एक पॉइंट का, तो आप साथ साथ नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। स्पंजिया प्रेजेंट ऑन टर्मिनल और लेटरल साइड ऑफ नेक्ड स्टेम,
अच्छा, नेक्ड स्टेम आपने ज़रूर याद रखना है वर्ड। नेक्ड स्टेम वो स्टेम होती है जिसके ऊपर किसी भी तरह के स्केल, लीव्स या फिर अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो साइलोप्सिडा के केस में यही होगा कि नेक्ड स्टेम की या सबसे ऊपर वाले पोर्शन में या लेटरल पोर्शन में जो है वो स्पोरेंजिया पाया जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है साइलोटॉप्सिडा की। तो ये एक नेक्ड स्टेम के टर्मिनल या फिर लेटरल पोर्शन पे पाया गया था, ठीक है। दूसरा है साइलोटॉप्सिडा, ठीक है। तो साइलोटॉप्सिडा के अंदर क्या होता है कि स्पोरेंजिया जो होता है ना, ये टर्मिनल पोर्शन पे पाया जाएगा और 3 स्पोरेंजिया मिलके एक ट्राइलोक्युलर स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं साइनेंजियम। तो स्पोरेंजिया एक तो देखो ये एक स्टाक है, ठीक है। इसके टर्मिनल पोर्शन के ऊपर एक, मैं अभी ब्लू ग्रीन से करती हूँ मार्क स्पोरेंजिया को, 1 2 और 3 स्पोरेंजिया मिलके एग्रीगेट करके 3 स्पोरेंजिया एग्रीगेट्स टू फॉर्म ए ट्राइलोक्युलर स्ट्रक्चर एक बनाते हैं स्पोरेंजिया मिलके, और इसको हम स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, साइनेंजियम। 3 स्पोरेंजिया, साइलोटॉप्सिडा के अंदर 3 स्पोरेंजिया कंबाइन करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, गेट टू फॉर्म ए ट्राइलोक्युलर स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्राइलोक्युलर। और इस ट्राइलोक्युलर स्ट्रक्चर को क्या कह दिया गया है, साइनेंजियम, ठीक है। ये दूसरा केस हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड केस लाइकोप्सिडा का। इधर ही थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, लाइकोप्सिडा, ठीक है बेटा। तो लाइकोप्सिडा के केस में हम क्या देखते हैं कि स्पोरेंजिया लीव्स के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है ना। लीव्स होते हैं जिसके ऊपर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, जिस तरह की ये एक लीफ है, ठीक है। इसके ऊपर ये जो मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रही हूँ डॉट्स, ये इस तरह स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, ठीक है। और ऐसे लीव्स जिसके ऊपर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं उन लीव्स को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स, ठीक है। जिसके अंदर स्पोरेंजिया पाए जाएंगे ऐसे लीव्स को स्पोरोफिल्स कहेंगे, ठीक है। तो लाइकोप्सिडा के अंदर क्या होता है कि स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड ऑन द लीव्स, ठीक है, प्रोड्यूस्ड ऑन द लीव्स, सॉरी, स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स एंड सच लीव्स विच ऑन विच स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट, दीज लीव्स आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स, ठीक है। उनको स्पोरोफिल्स हम कहते हैं। और स्पोरोफिल्स ना मिल के ना एक कोन की तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं, मतलब कि स्पोरोफिल्स कंबाइन, ये कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और कॉन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, कौन सी बना देते हैं। इस कॉन को हम क्या कहेंगे, इस कॉन लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्ट्रोबिलस, ठीक है। इसको हम स्ट्रोबिलस कहते हैं। लाइकोपोडियम के अंदर जो और स्लैजिनेला दोनों केस में हम देखते हैं, ठीक है ना। तो लाइकोपोडियम जो है उसके अंदर स्ट्रोबिलस जो होगी, लाइकोपोडियम, इसके अंदर जो स्ट्रोबिलस होगी ना वो होगी एक जो होमोस्पोरस, एक जैसे स्पोर वाली, ठीक है। स्ट्रोबिलस जो होगी इसके ऊपर एक जैसे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे लाइकोपोडियम में, ठीक है। और एक मेंबर है इसका स्लैजिनेला, मैं तो लिख देती हूँ स्लैजिनेला। इसके अंदर जो प्रोड्यूस होगी ना स्ट्रोबिलस, उसके पास 2 तरह के स्पोर्स होंगे, माइक्रोस्पोर्स, मतलब कि ये हेट्रोस्पोरस होगी, तो इसके अंदर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स दोनों लगेंगे स्पोरोफिल के ऊपर, लीफ के ऊपर, ठीक है ना, लीफ के ऊपर, ठीक है। तो दोबारा बता दूं मैं, लाइकोप्सिडा के अंदर क्या होता है कि लीफ के ऊपर ना पाए जाते हैं जो हमारे पास होते हैं ये स्पोरेंजिया बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे लीफ जिसके ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं उसको हम कहते हैं वो स्पोरोफिल्स है। स्पोरोफिल्स कंबाइन करते हैं और कॉन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इस कॉन को स्ट्रोबिलस कहा जाता है। तो लाइकोपोडियम और स्लैजिनेला 2 केस है हमारे पास, एक है लाइकोपोडियम और दूसरा है
स्लेजनेला। जो लाइकोपोडियम का केस है ना, लाइकोपोडियम के पास होते हैं होमोस्पोर्स, मतलब कि सेम टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं लाइकोपोडियम में। और मैं होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर्स में आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है ना। और हेट्रोस्पोर्स किस में बनते हैं? स्लेजनेला में, मतलब कि माइक्रो और मेगास्पोर्स बनते हैं स्लेजनेला के केस के अंदर। माइक्रोस्पोर होते हैं मेल स्पोर्स और मेगास्पोर्स हमारे पास होते हैं फीमेल स्पोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्फिनोप्सिडा और टीरोप्सिडा के केस की, और उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे स्पोरेंजिया का। मैं इतनी डिटेल से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपने पैनिक नहीं होना यहाँ पे। तो नेक्स्ट थोड़ा सा इसी को कंटिन्यू रखते हुए ठीक है। तो अब देखते हैं किसका केस? स्फिनोप्सिडा का। तो स्फिनोप्सिडा के अंदर क्या होता है कि स्पोरेंजिया ना एक सर्कुलर ग्रुप के अंदर पाया जाता है, मतलब कि एक सर्कुलर ग्रुप के अंदर पाया जाता है, और एक ना ब्रांच के ऊपर होता है जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। जिस तरह के हमारे पास स्फिनोप्सिडा के इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये एक ब्रांच है जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लगेंगे, और ऐसी ब्रांच जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियोफोर, सॉरी फोर, मैंने फोर कह दिया था। स्पोरेंजियोफोर ये एक फर्टाइल ब्रांच होती है, ठीक है ना, फर्टाइल ब्रांच। इसके ऊपर स्पोरेंजिया किस फॉर्म में होंगे? एक सर्कुलर ग्रुप की फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। ठीक है, मतलब इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह एक सर्कल की फॉर्म में ये लगे हुए होंगे इसके। तो ये स्पोरेंजिया लगे होंगे एक सर्कल की फॉर्म में। स्फिनोप्सिडा के केस में दिस स्पोरेंजिया आर बोर्न इन ए सर्कुलर फॉर्म ऑन दी fertile branch which is called, this fertile branch is called as the स्पोरेंजियोफोर, एंड these स्पोरेंजिया collectively called, ये सारे जो हैं ये जो सर्कुलर फॉर्म बनाते हैं स्पोरेंजिया, इस सर्कुलर फॉर्म को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? स्ट्रोबिलस, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? स्ट्रोबिलस। तो दोबारा मैं बता देती हूँ, अगर आपने लिखना चाहते हैं आप लिख लें इसको, कि इन स्फिनोप्सिडा केस स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड इन ए सर्कुलर फॉर्म ऑन ए फर्टाइल ब्रांच स्पोरेंजियोफोर, एंड दिस सर्कुलर फॉर्म इज कॉल्ड एज दी स्ट्रोबिलस। और इस सर्कुलर फॉर्म को हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है? स्ट्रोबिलस है। तो फोर केस हम देखते हैं टीरोप्सिडा के अंदर, ठीक है। ये लास्ट वन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है टेरिडोफाइट्स का, ठीक है ना। ये आपके जो हैं वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि फन किसका मेंबर है? टेरिडोफाइट्स का। लाइकोप्सिडा के अंदर क्या होता है कि स्पोरेंजिया, हमें पता था ना कि लाइकोप्सिडा में हमने जो थर्ड पॉइंट देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि थर्ड वाले में कि स्पोरेंजिया जो है ये लीव्स के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, उन लीव्स को हम स्पोरोफिल कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि स्पोरोफिल्स ना मिल के ना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्पोरोफिल्स टीरोप्सिडा के अंदर। इन टीरोप्सिडा दी स्पोरोफिल, स्पोरोफिल क्या है? स्पोरोफिल एक लीफ है जिसके ऊपर इस तरह करके स्पोरेंजिया लगे होते हैं, ठीक है। तो स्पोरोफिल्स कंबाइन या फिर एग्रीगेट, ठीक है। एग्रीगेट वर्ड ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो मैंने कंबाइन लिख दिया, आप एग्रीगेट लिख लेना कि इकट्ठे होना। एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठे होना। कंबाइन टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सोराई। तो टीरोप्सिडा के केस फंस के अंदर अगर स्पोरोफिल मिलेंगे तो क्या बनेगी? सोराई, ठीक है ना। सोराई इसको हम कहते हैं इस स्ट्रक्चर को। तो अगर स्फिनोप्सिडा के अंदर स्पोरेंजिया मिलेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रोबिलस। स्फिनोप्सिडा के अंदर क्या मिल रहे हैं? स्पोरेंजिया कंबाइन हो रहे हैं और स्ट्रोबिलस बन रहा है, और टीरोप्सिडा के अंदर स्पोरोफिल कंबाइन कर रहे हैं और सुराई बन रही है, ठीक है। तो स्पोरेंजिया की थोड़ी सी हमने कैटेगरीज यहाँ पे देखनी है। अब हम देखते हैं कि मोड ऑफ डेवलपमेंट क्या है स्पोरेंजिया का, ठीक है। मोड ऑफ डेवलपमेंट,
तो स्परंजिया का मोड ऑफ डेवलपमेंट अब हम देखते हैं। तो एक होता है यू स्परंजिएट, और दूसरा केस है हमारे पास लेप्टो स्पोरेंजिएट। ठीक है बेटे। तो अगर हम बात करें यू स्पोरेंजिएट की, तो स्पोरेंजिया जो डेवलप होते हैं सुपरफिशियल इनिशियल सेल से, ठीक है ना, इनिशियल सेल से जो डेवलप होते हैं। और स्पंजियल वाल जो होती है ना, वो भी क्या होती है, मल्टी लेयर्ड, कि ये डेवलप होते हैं। तो सुपरफिशियल इनिशियल सेल्स में आपको बताती हूँ, पहले हम इसकी बात कर लें यहाँ पे। इनिशियल सेल, सुपरफिशियल इनिशियल सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, जो एपिडर्मल सेल्स बनाते हैं, मतलब कि एपिडर्मल सेल्स बनाएंगे और दूसरे सेल्स बनाएंगे, मतलब कि इनिशियल सेल्स हैं, ये न्यू सेल्स बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये इन्हीं सेल्स, यही सेल्स जो क्या बनाते हैं, स्परंजिया बनाएंगे। तो स्परंजिया डेवलप होता है इन इनिशियल सेल्स से, और स्परंजियल वाल जो बनती है ना, वो मल्टी लेयर्ड होती है। एंड स्परंजिया वाल, और जब स्परंजिया बन जाता है तो इसकी वाल क्या होती है, मल्टी लेयर्ड, मतलब कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास लाइकोपोडियम, स्लैटनेला और इक्विसिटम। ठीक है। और दूसरी है हमारे पास लेप्टोस्परंजिएट। तो स्परंजिया डेवलप फ्रॉम ए सिंगल सुपरफिशियल इनिशियल सेल्स। ठीक है। ये स्परंजिया डेवलप हुए थे ग्रुप से, फ्रॉम ग्रुप्स। तो ग्रुप से ये बने थे, और इसीलिए वाल भी जो थी वो मल्टी लेयर्ड थी। ठीक है। क्योंकि ये जो है वो न्यू सेल्स बनाते हैं, मोस्टली एपिडर्मस की भी बनाते हैं ये सेल। तो ये जो स्परंजिया की वाल, मतलब कि जो एपिडर्मस की तरह काम करती है, वो मल्टी लेयर्ड होती है, क्योंकि वो ग्रुप से बनी है, सुपरफिशियल इनिशियल सेल से। और लेप्टोस्परंजिएट क्या होता है, स्परंजिया डेवलप फ्रॉम सिंगल सुपरफिशियल इनिशियल सेल। तो जब एक ही बस इनिशियल सेल थे, जिस तरह हमारे पास है कि ये एक वाल थी, इसके ऊपर इनिशियल सेल्स थे, बस एक ही इनिशियल सेल से डेवलप हुआ है, तो ऊपर वाली वाल कौन सी होगी, सिंगल लेयर स्परंजियल वाल। तो वो भी सिंगल लेयर ही होगी ना, ये कॉमन सेंस की बात है। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या है, एडियंटम और मार्सिला। ठीक है। एडियंटम और मार्सिला आते हैं यहाँ पे। तो थोड़ी सी अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। स्परंजियम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो यू स्परंजिएट किससे, ग्रुप ऑफ द सुपरफिशियल इनिशियल सेल्स और मल्टी लेयर्ड। और लेप्टोस्परंजिएट किससे डेवलप होते हैं, सिंगल सुपरफिशियल इनिशियल सेल्स, और सिंगल से डेवलप होते हैं, तो मतलब कि सिंगल लेयर्ड होगी इसकी वॉल स्परंजिया की। ठीक है। तो नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया। ठीक है बेटे। स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात करते हैं। तो मैच्योर स्पोरेंजियम के अंदर ना एक स्टाक होती है, ठीक है ना, जो कि स्पोरोजीनियस टिश्यू से मिलके बनी होती है। मैं यहाँ पे बना के आपको दिखाती हूँ कि ये एक मैच्योर स्पोरेंजिया है हमारे पास। ये है उसकी स्टाक। पहले स्टाक की बात की मैंने, तो इसलिए मैंने सबसे पहले स्टाक ड्रा की है। तो ये स्टाक किससे मिलके बनी है, स्पोरोजीनियस
टिश्यूज। और कि स्टाक किन के अंदर पाई जाएगी? मैच्योर स्पोरेंजिया। जो जो बात बताऊंगी वही वही स्ट्रक्चर ड्रा करूंगी, ठीक है। यहाँ पे आपने भी इसी तरह साथ साथ लिख लेना है इसको। अच्छा, जो स्पोरेंजियम की वॉल होती है ना, वो अनइवनली थिक होती है। इसके अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि जो स्पोरेंजिया की वॉल होगी ये अनइवनली थिक है, ठीक है। स्पोरेंजियल वॉल इज अनइवनली थिकन्ड। तो एक इसके अंदर स्ट्रक्चर पाया जाता है एनुलस और एक पाया जाता है स्टोमियम। यहाँ पे वो भी मैं अभी ड्रा करती हूँ, एनुलस और स्टोमियम। तो जो एनुलस होता है ना, ये इसने ऑक्यूपाई किया होता है सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर एज को, ठीक है ना। 3 to 4 टाइम इसने इसको कवर किया होता है एज को। मैं यहाँ पे भी ड्रा करती हूँ कि आप यहाँ पे इस तरह में लिख देती हूँ कि ये जो सारा है ना ये एनुलस है, ठीक है। और एनुलस जो होता है ना ये थिक होता है, ठीक है ना। इसने ऑक्यूपाई भी किया होता है कि थिक होता है। ये एनुलस के सेल्स हैं, ठीक है। एनुलस ऑक्यूपाई 3 to 4 ऑफ एज, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं स्टोमियम की। स्टोमियम को मैं मार्क करती हूँ, किस कलर से मार्क करूँ इसको? ब्लैक से, ठीक है। तो स्टोमियम जो होता है ना, इसने जस्ट 1/4 जो होगा हिस्सा उसको कवर किया होगा। ये है हमारे पास स्टोमियम के सेल्स, ठीक है। तो ये ब्लू से क्या मार्क किया है, वो क्या है? एनुलस, जिसने जस्ट 3/4 बल्कि 3/4 कवर किया है एज से। और नीचे की तरफ क्या है? स्टोमियम, ठीक है। अच्छा, अब स्टोमियम ने कवर किया है ओनली 1/4 को कवर किया है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये डेहिसेंस के अंदर हेल्प करते हैं एनुलस और स्टोमियम। हम देखते हैं किस तरह के ड्राई वेदर के अंदर ना एनुलस जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ड्राई वेदर, मैंने दोबारा भी कहा ड्राई कंडीशन के अंदर, मैं यहाँ ड्राई लिख भी देती हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो ये क्रिएट करता है टेंशन। इसको टेंशन लग जाती है, कुछ हो क्यों नहीं रहा, ठीक है। एनुलस क्रिएट करेगा टेंशन। और ये जो स्टोमियम सेल्स होंगे इस टेंशन की वजह से, क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देना है। देखो पहले रिलैक्स था, जब कॉन्ट्रैक्ट किया इसने इस तरह होना शुरू कर देना है। तो इसके अंदर भी तो टेंशन होनी शुरू हो जानी है ना। मतलब कि इसने कॉन्ट्रैक्ट जब कोई चीज़ करती है तो उसका एरिया जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये सेल्स जो होंगे वो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे, इसके ऊपर प्रेशर लगेगा स्टोमियम के ऊपर। तो स्टोमियम के सेल्स जो होंगे इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन these स्टोमियम सेल्स गेट रप्चर, ये रप्चर हो जाएंगे और एक पोर बना देंगे। मतलब कि जिस तरह के यहाँ से एक सेल जो है ये रप्चर हो चुका है, ठीक है। रप्चर और एक पोर बना देंगे। इस पोर को हम क्या कहेंगे? स्टोमल पोर कहेंगे। और इसमें से स्पोर्स डिस्पर्स करवा दिए जाएंगे। ये पोर को कौन सा पोर कहते हैं? यहाँ लिख देती हूँ, नीचे जगह कम है, स्टोमल पोर, ठीक है। इसको स्टोमल पोर कहते हैं। और इसी में से ही अब स्पोर्स निकल के बाहर भागने हैं। तो अंदर स्पोर्स भी थोड़े से बना ही देती हूँ मैं। ये थे अंदर स्पोर्स। अब यहाँ से एक रप्चर हो गया तो स्पोर्स बाहर डिस्पर्स होने शुरू हो गए हैं इस स्टोमल पोर के जरिए। कौन सा? ये वाला स्टोमल पोर, ठीक है। तो हमने क्या देखा? स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया का। एक स्पोरेंजिनियस टिश्यू जो होती है वो क्या बनाती है? इसकी स्टाक बनाती है, ठीक है ना। तो
ये स्टाक बनाती है स्पोरोजीनियस टिश्यू। तो स्टाक के बाद ऊपर जो है वो दो तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एनुलस और स्टोमियम। जो एनुलस है वो ऑक्यूपाई करता है 3/4 एज का और स्टोमियम ऑक्यूपाई करता है 1/4 ओनली। जो एनुलस है ना ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्राई कंडीशन में और टेंशन क्रिएट करता है। ये टेंशन क्रिएट करने की वजह से स्टोमियम जो है वो रप्चर हो जाता है, ठीक है ना, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और पोर डेवलप कर देता है जिसको हम स्टोमल पोर कहते हैं। इस पोर से स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह ये स्पोर डिस्पर्सल के अंदर हेल्प करता है। उसके अलावा ना स्पोरेंजियल वाल के अंदर ना एक न्यूट्रिटिव लेयर पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं टैपेटम, मतलब कि ये अंदर की तरफ ना यहाँ पे ग्रीन से मैं मार्क कर रही हूँ क्योंकि मैं लाइन लगा देती हूँ वरना आपको ये ना लगे कि ये स्पोर्स हैं। ये जो ग्रीन कलर से है ना ये एक लेयर है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, न्यूट्रिटिव लेयर। इसको हम क्या कहेंगे, इस न्यूट्रिटिव लेयर को टैपिटम, ठीक है, इसको टैपिटम कहा जाता है। तो अभी हम देखते हैं स्पोरोजेनेसिस किस तरह होती है, ठीक है ना। तो जेनेसिस जो वर्ड होता है ना इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन, ठीक है ना, बायोलॉजी में प्रोडक्शन के कोई भी चीज़ का जो है वो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोड्यूस होना, ठीक है ना, किसी भी जान का बनना, ठीक है ना, कोई भी लिविंग थिंग का बनना, उसको हम जेनेसिस कहते हैं, ठीक है ना। तो स्पोरोजेनेसिस क्या है कि किस तरह जो है वो स्पोर्स बनते हैं, ठीक है ना। तो स्पोरेंजियस जो टिश्यूज़ होते हैं ना, स्पोरेंजिया के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं ना, ठीक है ना, स्पोरेंजिया टिश्यू, ऑब्वियसली वो सेल्स एग्रीगेट मिलके स्पंजिया बनेंगे और सेल एग्रीगेट मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़। तो स्पंजिया के सेल्स मिलके जो टिश्यू बनाते हैं वो टिश्यूज़ जो होते हैं ना ये इनके पास ना स्पोर मदर सेल्स होती हैं, स्पोर मदर सेल्स, ठीक है। तो जो ये स्पोर मदर सेल्स होते हैं ना ये, क्योंकि जो स्पंजिया होता है ये 2n होता है ना, मतलब ये डिप्लॉयड होता है, स्पोर मदर सेल भी ऑब्वियसली फिर डिप्लॉयड होंगी, तो ये जाएंगी रिडक्शन डिवीजन में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मियोसिस, और स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे 1n, ठीक है। तो होमोस्पोरस मेंबर के अंदर होमोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है ना, कि कंडीशन है होमोस्पोरस मेंबर की, तो उसके अंदर क्या बनेंगे, होमोस्पोर्स, सेम काइंड के स्पोर्स बनेंगे, ठीक है ना। और हेट्रोस्पोरस कंडीशन के अंदर, हेट्रोस्पोरस मेंबर्स के अंदर क्या बनेंगे, हेट्रोस्पोर्स। ये हेट्रोस्पोर्स जो होंगे ये माइक्रोस्पोर भी हो सकते हैं और ये हेट्रोस्पोर जो होंगे ये मेगास्पोर भी हो सकते हैं। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ये मेल स्पोर्स होते हैं और मेगास्पोर्स जो होते हैं ये फीमेल स्पोर्स होते हैं। माइक्रोस्पोर्स जो होंगे ये बनाएंगे, मेल स्पोर्स क्या बनाएंगे, मेल गमीटोफाइट, और फीमेल स्पोर्स क्या बनाएंगे, फीमेल गेमीटोफाइट। मेल गेमीटोफाइट क्या बनाता है, स्पर्म, और फीमेल गेमीटोफाइट क्या बनाता है, एग, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आपको स्पोरोफिटिक फेज ऑफ टेरिडोफाइट्स की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेरिडोफाइट्स की इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके अलावा जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स वो मैंने टेरिडोफाइट्स की जो है वो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी हैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ब्रायोफाइट का पूरा टॉपिक मैंने कवर करवाया है, उसकी टाइप्स, हेपेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा जो है सारे जो हैं ये मैंने कवर करवाए हैं, ठीक है ना, एंथोसिरोप्सिडा वगैरह। तो आप वो भी जाके ब्रायोप्सिडा की प्लेलिस्ट में, ब्रायोफाइट्स की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म भी हम आने वाले टाइम में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।